चलो फिर करें शुरू। आज का लास्ट लेक्चर है फिर ये थर्मोडायनेमिक्स का, इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम। ठीक है ना? हाँ जी, ये न्यू स्टूडेंट आया ना अब क्लास में। हाँ, तो आपने कल को जो मैंने न्यूमेरिकल दिया था वो सॉल्व किया आपने? मैम मुझसे हुआ नहीं। हुआ नहीं? बेटा कुछ भी नहीं था उसमें। उसमें आपने क्या करना था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी थी ना। आपने वही प्रोडक्ट्स और यस एंथैल्पी मैम। ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो है प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट है उसको माइनस करना था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आराम से निकल जाना था। क्वेश्चन क्या दिया था मुझे देखना पड़ेगा। Fe2O3 वाला था ना, Fe2O3 के वो जो है फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 फ्रॉम। यस मैम। ओके, जस्ट अ सेकंड वेट करो। हाँ, यस, क्वेश्चन ये था कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड है ना। फेरिक समझते हो क्या होता है? फेरिक तृप्ति, फेरिक क्या है? एक फेरस होता है, एक फेरिक होता है, क्या होता है फेरिक? एक फेरस होता है ना, एक फेरिक होता है। फेरस क्या है, फेरिक क्या है? फेरस क्या है, फेरिक क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, बस इतनी सी बात है। फेरस Fe2 पॉजिटिव, फेरिक Fe3 पॉजिटिव, ये छोटी सी बात है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? पूछा गया था कि एक स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। अच्छा मुझे सोफिया, हीट ऑफ ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये क्या होती है? Fe2O3 के कंटेक्स्ट में बताना हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। अच्छा आप डेफिनेशन ही बता दो मुझे, क्या समझते हो? हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में आपको समझ आया, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी। मैम एक स्टैंडर्ड हीट पे कोई रिएक्शन होती है। हाँ, अच्छा आपकी कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है? क्योंकि आपका जब भी वो होता है ना तो बहुत बहुत साउंड आती है पीछे से, क्लियर नहीं आती आपकी साउंड। क्या पूछा गया था? चलो कोई नहीं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है ना, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन स्मॉल एफ। स्टैंडर्ड दिया है तो ऊपर ये छोटा सा ये लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है। इसके लिए इसकी वैल्यू दी गई है -824.2 किलो जूल्स पर मोल। क्लियर नहीं हो रही है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हो? मैम वॉइस स्क्रीन नहीं क्लियर नहीं आ शेयर की रही मैंने। ओके ओके। है। मैम रिपीट कर दें, वॉइस क्लियर नहीं थी। हाँ, आई एम सॉरी, स्क्रीन नहीं शेयर की मैंने। हाँ, ये ना Fe2O3 फेरिक है आपका, Fe3 पॉजिटिव है ना, उससे ये जो है आपका बना Fe2O3 कंपाउंड है। इसकी एंथैल्पी और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, उसके लिए वैल्यू दी गई है -824.2 किलो जूल्स पर मोल। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? व्हाट इज दिस माइनस इंडिकेट? क्या इंडिकेट करता है कि क्या इंडिकेट करता है ये माइनस? ये रिएक्शन है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे किया गया। स्टैंडर्ड कंडीशन से आप क्या समझते हैं? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन से आप क्या समझते हैं?
क्वेश्चन क्या बोला था आपको? क्वेश्चन बोला गया था कि इसके जो है ये जो कंपाउंड है फेरिक ऑक्साइड, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसके लिए वैल्यू दी गई है -824.2 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अब बोला गया है कि ये जो रिएक्शन है हीट चेंज बताओ, ये पूरे रिएक्शन में जो है हीट चेंज क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट चेंज फॉर द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपके आगे लिख दिया गया है। कल आपको बताया नहीं गया था कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी, जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना, दैट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, पहले है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। अब आपको कल ये बताया गया था ना कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, बोलते इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो उसके लिए क्या था, ये पूरा ये रिएक्शन ये है, इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो है इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताई गई है इसके रिएक्टेंट से। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपने कैलकुलेट करनी है, इसकी दोनों की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी, कंफ्यूज मत होना, डिफरेंट होगी जो है। तो उन्होंने बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस पूरे रिएक्टेंट की, इस पूरे रिएक्शन की बताओ, ये जो ऊपर हो रहा है। तो क्या इसके लिए बताई गई थी आपको, वो बताया गया था ना, फॉर्मूला बताया गया था जो है दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो पूरे रिएक्शन की, दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे ना जो भी है सब, उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपने प्लस कर लेनी है, फिर रिएक्टेंट्स की भी आप प्लस करोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी और प्रोडक्ट्स से माइनस कर दोगे, ये आएगा आपका। ये आपको कल भी बता दिया गया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखो अब क्या करना है आपने, यहीं पे आधा आपका होगी बात। आपको बोला गया आपको ये कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए, जहां मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, इस रिएक्शन के लिए क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो जैसे मैंने बोला आपने यहाँ पे क्या डालना, सबसे पहले सॉरी फॉर दिस, ये क्या है, सॉरी फॉर दिस, तो क्या था, आपने ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट, एक ही है Fe2O3, और इसके साथ ये कॉफिशिएंट भी आप इंक्लूड करोगे, तो कैसे होगा 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉफिशिएंट है ना, कॉफिशिएंट का भी ध्यान रखना है, वो भी इंक्लूड करना है आपने। अब एक ही तो है प्रोडक्ट, माइनस कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, माइनस सबसे पहले है आपका यहाँ पे, लेट मी क्लियर दिस, खिचड़ी बन गई जरा, स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड को इंडिकेट करता है, ये जो है ना ऊपर, ये नहीं होगा तो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगी, और ये नीचे छोटा सा f है ना, दैट इंडिकेट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसकी वैल्यू हमें दी गई है 824.2 किलो जूल्स पर मोल Fe2O3 की, और हमने कैलकुलेट करना है जो रिएक्शन है उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, सॉरी जो आपका रिएक्शन था जो Fe2O3 था, जैसे आपको रिएक्शन याद होगी, आप अभी भी लिखी तो थी, सबसे पहले आपने यहाँ पे डालनी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, ठीक है। फिर ये आ गया आपका प्रोडक्ट का, फिर माइनस करना है इसमें से रिएक्टेंट्स का, 4 जो है 4 इंटू ये आयरन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन, ठीक है, प्लस अब आपने रिएक्टेंट्स के प्लस करना है, 2 रिएक्टेंट है ना, कितने लिखे थे 3 ऑक्सीजन के मोल्स थे ना, 3 कॉफिशिएंट था, कॉफिशिएंट को भी आपने इंक्लूड करना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड है ना, ये जो मैंने डॉट बनाया ऊपर, ये गोला सा बीच में छोटा सा माइनस का साइन लगाया, स्टैंडर्ड को इंडिकेट कर रहा है, भूलना मत, ऑफ ऑक्सीजन। तो ठीक है, बस आपने निकाल लेना है। अब आगे बताओ क्या जो वैल्यू बताई गई थी आपको,
ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है सोफिया, क्या इंडिकेट कर रहा है ये माइनस, पहले बताना ये। बड़ा ही सिंपल था, इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, कि रिएक्शन की नेचर क्या है। यहाँ पे वैल्यू डाली ना, वैल्यू डालो। यहाँ पे क्या डालेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 दिया गया है, ये डालनी है आपने सीधा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या डालोगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या डालोगे यहाँ पे, बताओ सोफिया, क्या डालोगे यहाँ पे। एक्सोथर्मिक। हाँ ठीक है, एक्सोथर्मिक, वेरी गुड। हाँ ठीक है, एक्सोथर्मिक। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे। अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन बताओ क्या होती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मैम हाँ जी, 0। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी होगी। वो भी 0 होगी। हाँ ठीक है, वेरी गुड, है ना, बस यही डालना है आपने। फिर ये जो है पूरी इसको कैलकुलेट कर लो, प्लस माइनस जो है आपका मैथमेटिक्स का, वो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, दैट आंसर विल बी इन किलो जूल्स, क्योंकि ये मोल्स मोल्स कैंसिल हो गया ना। ये था आपका क्वेश्चन। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दूंगी 5 ना, आपने खुद करने हैं। अब आपका आया एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन के बारे में क्या बताइए। न्यू गर्ल है, आप बताओ बच्चे, कंबस्शन से आप क्या समझते हो। व्हाट इज कंबस्शन। कंबस्शन क्या है बच्चे बताओ, तृप्ति, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंबस्शन। कंबस्शन क्या है, जल्दी बोलो बच्चे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंबस्शन। कंबस्शन कुछ नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है किसी भी चीज़ को, सब्सटेंस को बर्न करना, एंड विद द एवोल्यूशन ऑफ अ लॉट ऑफ हीट, हीट निकलती है ना, जैसे लकड़ी जलाते हैं, कुछ जलाते हैं, दैट इज कंबस्शन। यस मैम। ठीक है, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है क्या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक। हाँ एक्सोथर्मिक है, हीट निकलती है ना वहां से। अब अच्छा, एक और क्वेश्चन का जवाब दो कि मान लो रिएक्शन हो रहा है ना, सोफिया बताना इनमें से जो है असली वैल्यू कौन सी है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की, कंबस्शन ऑफ कार्बन। क्या डेफिनेशन है कि हीट एनर्जी एंथैल्पी चेंज होगी रिएक्शन में, दैट अकम्पनीज द कंबस्शन ऑफ
वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दिया। आप बताओ यहाँ पे ये जो दो वैल्यू लिखी गई है ना, एक ये लिखी है और एक ये लिखी है, बताओ इनमें से जो है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन की असली वैल्यू क्या है, कौन सी है बताना। मैम -108। नहीं बेटा, आपको मैंने बोला नहीं कि एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, एक्सेस होनी चाहिए ना, लिमिटेड सप्लाई वाला नहीं होगा। जो लिमिटेड सप्लाई में होगा ना, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होगा, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में रिएक्शन करके जो बनाए जो है उसके साथ सब्सटेंस के साथ एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में रिएक्ट कर रहा है ना जब ऑक्सीजन, तब जाके जो है जो हीट निकलेगी दैट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। इसकी जो है डेफिनेशन में भी यही लिखा है, एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, एक्सेस में होना चाहिए। लिमिटेड सप्लाई है यहाँ पे, जहाँ लिमिटेड सप्लाई या फिर क्वांटिटी ऑफ दी इसकी ऑक्सीजन की कम होगी ना, जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट कम होगी, वहाँ पे वो जो है नहीं माना जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। भले ही यहाँ पे भी कंबस्शन हो रही है बट इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वैल्यू नहीं मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी, ये होगी, क्योंकि यहाँ पे है मैम एक्सेस एक बार सप्लाई। रिपीट करते हैं, समझ नहीं आया ये। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो कंबस्शन है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको पता है ना। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होगी फॉर कंबस्शन रिएक्शंस। अब ये कंबस्शन है अगर किसी भी सब्सटेंस का, सबसे पहले आप डेफिनेशन ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या है? द हीट एनर्जी चेंज और द एंथैल्पी चेंज दैट इज अकम्पनिंग द रिएक्शन, दैट इज अकम्पनिंग द कंबस्शन ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अब इसमें खुद ही बोल दिया कि गया है कि जो वह सब्सटेंस है, वन मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज रिएक्टिंग विद द एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। लिमिटेड नहीं होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए। अब यहाँ पर नीचे जो है एक्सेस में है, ऊपर नहीं है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, दैट इज वाई जो एंथैल्पी की वैल्यू निकलेगी वो प्रॉपर नहीं होगी, उसे कंबस्शन की वैल्यू नहीं माना जाएगा। जहाँ पे जो है एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, यानी कि मतलब कि सप्लाई इतनी है, काफ़ी एक्सेस में है ऑक्सीजन की, वहाँ पर जब वह एक मोल ऑफ कार्बन जो है रिएक्ट कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस है ऑक्सीजन के साथ, जहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एयर होगी, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है, वहाँ पे वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस इज रिएक्टिंग, वहाँ पे जो रिएक्शन होगा दैट विल बी, दैट जो वैल्यू निकलेगी कंबस्शन enthalpy of combustion, that will represent the actual value of enthalpy of combustion, not the other where there is limited supply, limited है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते बट स्टिल you should know। आपको ज़्यादातर इस चैप्टर से ना न्यूमेरिकल्स ही पढ़ेंगे, ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स वाला ही है, सो बेटर प्रैक्टिसिंग मैं आपको देती रहूँगी, फिर कुछ हम देखते भी हैं। चलो एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें इसी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का, फिर करते हैं अपना स्टार्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, कंबस्शन है ग्लूकोज का फॉर्मूला बताना मुझे। ये दूसरे लड़की, आप तृप्ति, आप बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला। बच्चे ग्लूकोज का फॉर्मूला बताना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? हम C6H12O6। हाँ ठीक है बच्चे, शाबाश। जिससे पूछा जाए वही, कोई बात नहीं। कैलोरीफिक वैल्यू पता क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू मैम जो फ्यूल बर्न अगर 1 ग्राम तो उससे जो हीट अमाउंट निकलेगी। हाँ ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फूड और फ्यूल 1 ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, फूड और फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न्ड और कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। यह भी एक तरह का कंबस्शन ही है एक तरह से। और इसके यूनिट्स क्या होंगे? किलो जूल्स पर ग्राम या किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, बोला मैंने, ग्लूकोज है हमारी बॉडी में ना, उसकी कंबस्शन हो रही है, ये रिएक्शन है।
ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, उसकी कंबस्शन हो रही है, ठीक है। तो रिएक्शन दिस इज द मतलब ये रिएक्शन है। नाउ लेट अस बैलेंस इट। इसकी है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब बताना सोफिया, ठीक लिखा है मैंने? ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन ठीक है? हाँ जी, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन ठीक लिखी है आपकी स्क्रीन पे जो है? आपको दिख रहा है? आर यू एबल टू सी? यस मैम। है ना? ये क्या है? ये क्या है? हीट अमाउंट का जो हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं क्या स्पेसिफिकली? कैलोरीफिक वैल्यू। नहीं नहीं बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू तो कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है बेटा, ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है, इसी की तो कहानी चल रही है। ये जो है साइन मत भूलना, ये एंथैल्पी ऑफ ये फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। स्मॉल आर रिएक्शन, स्मॉल सी कंबस्शन, स्मॉल एफ फॉर्मेशन। ये आपके सिलेबस में है, ये मत भूलना, ये नीट के सिलेबस में है। यस मैम। तो हाँ, ये जो स्क्रीन पे मैंने रिएक्शन लिखी है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, ये सही लिखी है, सही लिखी है बेटा। सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है स्टेट्स मेंशन ही नहीं किए हैं। बोला नहीं था कि स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आल्सो इन्फ्लुएंसेस द एंथैल्पी, तो स्टेट मेंशन करना भी ज़रूरी है, तो स्टेट्स मेंशन करो इनके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टेट है? सबसे पहले ग्लूकोज आपका सॉलिड, ऑक्सीजन आपका गैस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस, वाटर आपका लिक्विड। तो स्टेट्स मेंशन करना ज़रूरी है, तभी थर्मोकेमिकल इक्वेशन मानी जाएगी। और साथ में जो हीट एनर्जी चेंज होगा रिएक्शन का, वो भी आपने मेंशन करना है, तभी वो थर्मोकेमिकल, तभी तो मानी जाएगी। थर्मो का मतलब ही हीट है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो कितनी, हाउ मच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड इन द कंबस्शन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इतने ग्राम है, पहले आपने इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेना है। इतने ग्राम जो ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो भी है आप कैलकुलेट करेंगे, दैट विल, उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है, ये वैल्यू दी गई -2900 किलो जूल्स। तो 1.8 ग्राम की कितनी होगी? तो ये तो आपके लिए बड़ा इजी होगा। क्या वेट होता है ग्लूकोज का? पता है क्या वेट होता है मॉलिक्यूलर? 180। क्वेश्चन था ना, 180 ग्राम है ग्लूकोज का, 180 ग्राम दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है ना कंपाउंड का, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। 180 ग्राम है, उसके लिए कितनी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है? उसके लिए वैल्यू दी गई है 2900 किलो जूल्स। तो 1.8 ग्राम के लिए कितनी दी जाएगी, कितनी वैल्यू दी जाएगी? बस इतनी सी बात है, कैलकुलेट करनी है आपने, कुछ नहीं है। फिर इसके बाद आंसर निकल जाएगा और आपका जो है हीट इवॉल्व दैट विल बी, यूनिट्स जो उसके होंगे किलो जूल्स में होंगे, एक्स किलो जूल्स, है ना। आपके लिए कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। 29 किलो जूल्स, 29, आंसर इज 29 किलो जूल्स। This much amount of heat will be released when 1.8 gram of glucose is burnt inside the body. Combustion of 1.8 gram of glucose releases 29 kilojoules of heat. ये आपका क्वेश्चन है, ये बहुत आसान था। आपका लक हुआ तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी मैं आपको देती हूँ कुछ क्वेश्चंस इसके बाद। अब आया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाँ जी, न्यूट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? न्यूट्रलाइजेशन से क्या समझते हैं?
समझे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? तृप्ति, हाँ जी तृप्ति, आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? नहीं, यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। कई बार आंसर्स ना मुझे भी नहीं आते होते, तो कई बार हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है सबसे, फिर इसमें कोई वो ह्यूमिलिएशन फील करने वाली बात नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड का एक्वस सोल्यूशन और बेस का एक्वस सोल्यूशन आपस में जब रिएक्ट करेंगे ना, तो जो एसिड और जो बेस है आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब इसमें जो है, यहाँ पे जो है 1 मोल की बात नहीं होगी, 1 मोल की बात नहीं होगी, वहाँ पे 1 ग्राम इक्वलेंट हीरो है। हमने अभी तक जितने भी सब्सटेंसेस है ना, वहाँ पे 1 मोल की बात की, पर यहाँ पे है 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ द एसिड, दैट इज 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ एसिड एंड 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ बेस। यहाँ इसका मतलब ये है 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ एसिड एक्वस सोल्यूशन एंड 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ बेस सोल्यूशन, whenever they react they form salt and water, और जो है जो हीट एनर्जी चेंज दैट विल बी accompanying दिस रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, समझे न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझ गए है ना? तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब कि चेंज इन एंथैल्पी just a second. Enthalpy of atomization, enthalpy of combustion, bond enthalpy, enthalpy of solution, lattice enthalpy। ये आपके सिलेबस में है न्यूट्रलाइजेशन वाला? है सिलेबस में? सिलेबस देखा था आपने? मैम शायद है। हाँ, आपके सिलेबस में है ये एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, कंबस्शन जो हमने पढ़ा, फॉर्मेशन जो हमने पढ़ लिया, एटमाइजेशन पढ़ लिया, सब्लिमेशन अभी एटमाइजेशन नहीं पढ़ा, सब्लिमेशन है, फेज ट्रांजिशन है, हाइड्रेशन है, आयनाइजेशन है, सोल्यूशन है। चलो ये नहीं है, ये नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसको चलो छोड़ देते हैं। फिर भी आपको पता होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन का मतलब, पता होना चाहिए केमिस्ट्री स्टूडेंट को कि न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है ना? और ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब पता है? ग्राम इक्विवेलेंट ये तो आपको पता होना चाहिए, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, जो है नॉर्मेलिटी वाला, है ना? ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? क्या फॉर्मूला है? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? व्हाट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट? तृप्ति, पढ़ के आना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस जो दिया गया है डिवाइडेड बाय जो है उसका इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास जो है वो भी डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस है उसका नेचर क्या है। ठीक है? इफ इट इज एन एसिड तो जितने प्रोटॉन दे रहा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसकी जो मतलब बेसिसिटी है दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट, मतलब कि इक्विवेलेंट मास के कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस जो आप ले रहे हैं, कि वो एसिड है, बेस है, कि सॉल्ट है, दैट थिंग। ये आपने नॉर्मेलिटी में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 का ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर इक्विवेलेंट मास। ठीक है? तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आपकी किस्मत अच्छी है, नहीं है आपके सिलेबस में। फिर क्या है आपके सिलेबस में? ये है अगला एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? एक डेल्टा लगा दिया यहाँ पे SOL,
फिर बस H, कैपिटल H। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में SOL कैपिटल H इस तरह इंडिकेट किया। क्या है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? कि चेंज इन एंथैल्पी और हीट एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल। अब यहाँ पे 1 मोल की कहानी चल रही है, पिछली बार हमने ग्राम इक्विवेलेंट बोला ना, अब यहाँ पे 1 मोल है, आप थोड़े वो हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 मोल है, उसे डिसॉल्व किया गया इन अ लार्ज एक्सेस ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर दैट द फर्दर एडिशन ऑफ द सॉल्वेंट डजंट प्रोड्यूस एनी मोर हीट एनर्जी चेंज। अब जो है ना कोई भी सल्यूट है उसको किसी सॉल्वेंट में घोलोगे ना तो डिसोल्यूशन इज ऑल्सो अ रिएक्शन। जो आपका डिसोल्यूशन है वहां पर भी रिएक्शन होता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिएक्शन गोइंग ऑन। सल्यूट और सॉल्वेंट, जब आप नमक को पानी में घोलते हो ना या चीनी को पानी में घोलते हो, वो भी एक तरह का रिएक्शन ही है। जो नमक के पार्टिकल्स हैं और जो पानी के हैं उनके बीच में जो है आपस में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल। वहां पे भी हीट एनर्जी चेंज का है, हीट एनर्जी चेंज होता है वहां पे भी, हीट एनर्जी जो है वहां उसमें इसका इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा जाता है। अब डिसोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट, इट ऑल्सो involves some heat energy change and that is called enthalpy of solution। लिख के देती हूँ मैं आपको, अगली बार मुझे लिख के देना चाहिए ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? चेंज इन एंथैल्पी और हीट एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी ले लो, शुगर ले लो आप, सोडियम क्लोराइड ले लो, of a substance is dissolved in such a large excess of a solvent at a given temperature such that की further addition such that the, मतलब कि एक पॉइंट के बाद हीट एनर्जी चेंज होना बंद ही हो जाए, such that the further addition of the solvent does not produce any more heat energy change। मतलब कि एक मोल है ना सब्सटेंस का, इट इज रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ अ सॉल्वेंट, एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी है सॉल्वेंट की, काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज रिएक्टिंग विद एन एक्सेस ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है मस्ट है, ये मेंशन करना है, एट अ गिवन टेम्परेचर 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है सल्यूट इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन एन एक्सेस ऑफ अ सॉल्वेंट, और जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड योर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और इस तरीके से होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विल बी कैलकुलेटेड सच दैट कि अगर आप और सॉल्वेंट डालोगे तो फिर उससे जो है एंथैल्पी चेंज की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, वो वैसी की वैसी रहेगी, थोड़ा बहुत हल्का पॉइंट्स का चेंज आएगा, बट स्टिल जो है देयर विल बी नो मेजर चेंज इन एंथैल्पी, कि अगर आप सॉल्वेंट और डाल देंगे देयर विल बी नो मेजर चेंज इन एंथैल्पी। एक मोल, यहाँ पे सिर्फ एक मोल ऑफ सॉल्यूट की बात की जा रही है, in such a large excess of the solvent at a given temperature that the further addition of the solvent does not produce any more enthalpy change। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? यस मैम। ठीक है, आपके जो सबसे किसी सॉल्वेंट का नाम बताओगे? वाटर, नॉर्मली वाटर ही यूज किया जाता है, वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट? तो normally water is used as a solvent in most other substances and large excess of water is represented, large excess होता है तो उसी रिएक्शन में aqueous ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अब सोच लो कि मान लो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया सोडियम क्लोराइड, आपने मेंशन करना है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, स्टेट मेंशन करो। अब यहाँ पे एक्वस यानी कि लार्ज एक्सेस है, यानी कि पानी सॉल्वेंट का जो है क्वांटिटी वो एक्सेस में है। अब जो है, अब यहाँ पे हम 1 मोल ले रहे हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के 1 मोल को हमने एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर में घोला, तो जो एंथैल्पी चेंज हुई इस रिएक्शन में, अब यहाँ पे घुल गया, NaCl घुल गया, जो एंथैल्पी चेंज है इस रिएक्शन को जो कंपनी कर रही है दैट इज कॉल्ड योर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, कोई भी रिएक्शन ले लो, जो भी, और एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या आएगा, तो पहले रिएक्शन के लिए मैं बता रही हूँ एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड दैट इज सोलिली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि उसकी एफिनिटी कितनी है सॉल्वेंट में घुलने की, सॉल्वेंट में, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घुलने की, नेचर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दैट विल इन्फ्लुएंस दी एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये सोडियम क्लोराइड के केस में पॉजिटिव है इसकी वैल्यू किलोजूल्स पर मोल, किलोजूल्स पर मोल में है आपका, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। आपको पता है हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन सी होती है, एग्जांपल देना मुझे, कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट का एग्जांपल दो। सोफिया कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट पता है आपको? मैम